हिंदी गुरु हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, प्यार भरे नमस्कार एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, जैसा कि मैंने परसों एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में कई सारे फैक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट्स में बीएसटीसी बीएड विवाद का था, उसके साथ जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 10 फरवरी को जिसकी सुनवाई है उसके विषय में मैंने कई सारी बातें हाई कोर्ट के विषय में बताई थी और ये भी कहा था कि 10 फरवरी को शायद ही हमारी स्टे टूटे। इसकी डेट 22 फरवरी से आगे जाने की उम्मीद है। और इसी विषय में मैंने जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जिनका काउंसलिंग हो चुकी है और जो ईटीटी कैंडिडेट 6635 में सेलेक्ट हो चुके हैं, नॉन अफेक्टेड, यानी कि नॉन अफेक्टेड वो कैंडिडेट हैं जो कोर्ट केस जिन्होंने लगाया है, जितने भी कोर्ट केस लगाने वाले कैंडिडेट हैं बीएड वाले, उनकी पोस्ट को होल्ड करके 6635 के इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक या अन्य किसी डिसीजन तक उनकी पोस्ट को होल्ड करके और बाकी जितने 6600 लोग हैं, 6500 लोग बचते हैं, 6400 या 6500, उन सब को ज्वाइनिंग के लिए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक प्रेयर इन कैंडिडेट्स के द्वारा की जानी चाहिए। इस विषय में मैंने आपको एक परामर्श दिया था। बाकी आप लोग और आपकी यूनियन इस विषय में, आपके जो वकील हैं वो ज़्यादा इस विषय में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आज एक पत्र ईटीटी कैडर का वायरल हो रहा है। ये जो पत्र है आप देख रहे हैं, ये मूल रूप से पंजाबी में है और मैंने इसका हिंदी वर्जन आपके सामने में लेके आया हूं कि जो ईटीटी कैडर है, ईटीटी सेलेक्टेड कैडर है, 6635 में जो काउंसलिंग करवा चुका है, उस कैडर के बहुत सारे प्रश्न हैं। जो प्रश्न उन्होंने माननीय अनएम्प्लॉयड ईटीटी टीचर यूनियन है टेट पास, उनके सामने उठाए हैं। जैसा कि उनका कहना है, मैं ये पत्र आपको पढ़ के सुना देता हूं। सत श्री अकाल सूबा प्रधान जी, हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन हमारी आग्रह है कि आप सैकड़ों फोन कॉल अटेंड करने की बजाय आप एक लाइव सेशन दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ईटीटी के वे पार्टनर हैं जो आपको कॉल करने से कतराते हैं, तो लेकिन बहुत कुछ जानने की उम्मीद रखते हैं। इसलिए ये थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन साथियों ने इस संघर्ष में एक साथ सड़कों पर संघर्ष किया है और डंडे खाए हैं, उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में बताने के कई प्रयास करने पड़े, यानी कि उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। आगे उन्होंने कहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनियन 2 फरवरी 2022 को लाइव आई थी और आने वाले दिनों में हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए दोबारा से लाइव आने के लिए कहा था, लेकिन तब से अब तक यूनियन लाइव नहीं आई है। लास्ट ये एक उन्होंने और आक्षेप किया है और प्रार्थना की है कि हमारे मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन मेरा मानना है कि यूनियन अपने स्तर पर इस विषय में प्रयास गंभीरता से जरूर कर रही होगी। दूसरी ओर यहाँ उन्होंने कहा है कि इस सारे पत्र का लबोलुआब ये है, यानी कि सार रूप में ये है कि ईटीटी कैडर अपनी ईटीटी टेट पास यूनियन से ये आशा करता है कि लाइव समय समय पर, तारीख से पहले और तारीख के बाद लाइव आकर उनको सारी बातें
ओपनली क्लियर की जाएं, ये इसमें उन्होंने प्रार्थना की है। और कुछ सवाल हैं जो ईटीटी कैडर ने यूनियन से पूछे हैं। पहला, हमारे मामले की स्थिति क्या है, यानी कि हमारा जो 66-35 10 तारीख को फरवरी को 10 फरवरी में जो केस है उसकी स्थिति क्या है, और इसके लिए यूनियन ने क्या तैयारी की है। और आपत्ति सूची या दूसरी मेरिट सूची, तो इस विषय में तो यूनियन से उन्होंने पूछा है, इसलिए मैं इस पर बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरा इसमें अलग से ओपिनियन है। मैं अलग से एक वीडियो इस पर डालूंगा। और जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, जो याचिका करता है यानी कि जो एप्लीकेंट हैं, उनके अलग रख के बाकी जितने कैंडिडेट हैं 6300-6400 जितने बनते हैं, उन सबको ज्वाइनिंग के विषय में क्या बैकअप प्लान बनाया गया है। यदि स्टे नहीं टूटे तो फिर क्या बैकअप है, क्या हम ऐसा क्या स्टेप उठाएं कि ये स्टे टूट जाए और सारे बच्चों को ज्वाइनिंग, सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाए। इसके बाद प्रश्न है एनसीटी की प्रतिक्रिया क्या है, और क्या उन्होंने अभी तक जवाब दिया या नहीं दिया। ये इस प्रश्न का जवाब भी ईटीटी यूनियन से मांगा गया है। तो इसके बाद वकीलों की जो उपस्थिति है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, क्या वकील कैसे उपस्थित होते हैं और हियरिंग में कौन कौन भाग लेता है। और सबसे आखिरी में जो प्रश्न पूछा गया है यूनियन से वो ये है कि हमारे एजी और पंजाब सरकार से आप किस प्रकार के समर्थन की उम्मीद रखते हैं, यानी कि क्या वो हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। और आखिर में उन्होंने पूछा है क्या हम जो बहस है 10 तारीख को जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में वकीलों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और मुद्दों को सुन सकते हैं, और कैडर के दूसरे सदस्य भी उस सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। तो ये बातें यूनियन से पूछी गई है। इनमें से कुछ, इनका जवाब तो केवल यूनियन ही दे सकती है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा आपसे पहले भी मैंने कहा था कि यदि आप इस तरह का प्रयास करेंगे तो लगभग 6000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोर्ट में इस तरह की प्रार्थना की 6 के भी बल्कि ज़्यादा जो मेरिट में है वो लगभग सारे ही ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो नीचे है मेरिट से, इनके बाहर होने के बाद जो एप्लीकेंट हैं, यदि वो हार जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, तो उनको बाहर होने के बाद वो जो है वो भी ज्वाइन कर सकते, क्योंकि उनका नंबर तो अभी भी नहीं है। जिनकी हम बात कर रहे हैं लो मेरिट, उनका नंबर तो अभी भी नहीं है। अगर ये लिस्ट एज इट इज भी अप्लाई हो जाए तब भी उनका नंबर नहीं है। इसलिए, और यदि ये लिस्ट इनको बाहर रख दिया जाए बीएड को, तब भी उनका नंबर नहीं है। यदि फैसले आने के बाद यदि ये बाहर हो जाते हैं तो फिर बाद में उनको नंबर तब भी बाद में मिलना है, अब भी बाद में मिलना है। इसलिए लो मेरिट और हाई मेरिट का इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड का अंतर है। और नॉन अफेक्टेड आपको पता है इसमें कौन है, नॉन अफेक्टेड ईटीटी कैडर है, और अफेक्टेड इसमें बीएड कैडर है। तो बीएड कैडर को रख के और ईटीटी कैडर को ज्वाइन करवा दिया जाए। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो उसके सामने प्रेयर की जाए। देखो, जब हम कोई डिमांड ही नहीं रखेंगे कोर्ट के सामने, तो बिना डिमांड के कुछ मिलता थोड़ा है। कोर्ट में तो पहले हमें अपनी डिमांड रखनी पड़ती है, हमें प्रश्न करना पड़ता है, हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, और कोर्ट उस पर विचार करता है। यदि आपकी बात जायज़ है और लॉजिकल है और लीगल है तो वो सुन ली जाती है। लेकिन यदि आप प्रेयर ही नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात कहाँ से उठेगी। तो ये यदि प्रेयर की जाती है कि जितने ईटीटी वाले कैंडिडेट हैं उन सब कैंडिडेट को जो मेरिट में हैं या जिनका सिलेक्शन होता है 6635 तक, उन सब को ज्वाइन करवाया जाए। जो अफेक्टेड यानी कि बीएड कैंडिडेट हैं, जो पटिशनर हैं, उनको होल्ड पे रखा जाए डिसीजन तक। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है, कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि जो एनसीटी के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके अनुसार बाद में निर्णय ले लिया जाएगा। तब तक स्कूल हित के लिए
RTE 2009 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट टू फ्री एजुकेशन के लिए बच्चों की, क्योंकि इसमें दो पक्ष सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक ये कैंडिडेट, बेरोजगार कैंडिडेट, दो इनसे भी ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है तो वो आज की भावी पीढ़ी। विद्यालयों में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो वो जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो वो सफ़र क्यों करें? तो कोर्ट के सामने यदि इन मुद्दों को रखा जाए कि वास्तव में देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि मैटर इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की आउटकम पर डिसीजन मान लिया जाएगा, तब तक इन कैंडिडेट्स को स्कूलों में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोई भी जो कोर्ट को लगता है लीगल, वो कंडीशन लगा सकता है। तो इस प्रकार की प्रेयर की जाए। तो ये है मामले। और इसके अलावा जो बात की थी एनसीटी की, तो एनसीटी का मेरा मानना तो ये है एनसीटी में कि एनसीटी 22 तारीख को पेश होगी अपने जवाब के साथ, और वो निश्चित रूप से उसने जो गलती की है उस गलती को सुधार के ही पेश होगी, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती की है कि अपने एक इलीगल लॉ को, एक विशेष लॉ को जो विशेष लोगों के लिए बनाया गया था, वो सारे भारत पर इन्फोर्स कर दिया। तो इसलिए दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जो किसी कैंडिडेट किसी से वायरल हो रही थी, और मैंने उस पर, ये वास्तव में मूल रूप से मैं फिर बता देता हूँ, ये पंजाबी में है, और पंजाबी में का इसका मैंने हिंदी वर्जन, क्योंकि मेरा आपको पता है भाषा हिंदी है, चैनल भी हिंदी है, और पंजाब मेरा कर्मस्थल है और पंजाबी मैं हूँ, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये सूचित करना उचित समझा, ये जानकारी देनी उचित समझी। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी सही लगी, ठीक लगी कि मैं सही के साथ हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि सबके साथ ये जानकारी साझा हो सके जो 6635 सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। थैंक यू।